हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे एक बार फिर से आपका सरदाना इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जो हमारी सीरीज चल रही है यानी कि कांस्टेबल के, जिसको हम एमपी आरक्षक के नाम से जानते हैं, लास्ट ईयर के पेपरों का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने 22 अगस्त 2017 के जो मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर था उसके अभी तक 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम 21 से 30वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि 21वें नंबर का क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन है कि दो पुरुष एक निश्चित दूरी पर चल रहे हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। दूसरा पहले से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। दूसरा पहले से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात करें। देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो माध्यमों से कर सकते हैं। तो ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जब आपको हमने टाइम डिस्टेंस स्पीड का टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था कि यदि दूरी समान है, क्या समान है, यदि दूरी समान है तो जो चालों का अनुपात होता है उसका उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात होता है। ठीक है, उसका उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात होता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से आप करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बार आप लिख लीजिए, जिससे आपको रिवाइज हो जाए आपकी चीज़, कि जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, कहने का मतलब क्या है। देखिए, दोनों ही व्यक्ति जो हैं, दो पुरुष जो हैं, जो एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, मतलब पहला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और दूसरा कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तो हमने बोला कि वो दो स्थान ए और बी हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। अब पहला व्यक्ति जो है जिसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहला व्यक्ति जो है उसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, तो दूसरे व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉन्सेप्ट बनाना भी सीख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि पहले व्यक्ति की चाल S1 है, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए क्योंकि आपको हम कॉन्सेप्ट बना के बता दे रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है टाइम डिस्टेंस स्पीड का, तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए, अगर पहले व्यक्ति की चाल S1 है और दूसरे व्यक्ति की चाल S2 है, पहला व्यक्ति इस दूरी को तय करने में T1 समय लेता है और दूसरा व्यक्ति T2 समय लेता है। तो आप जानते हैं कि चाल गुणा समय दूरी के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति के द्वारा जो दूरी तय की गई है, मतलब दूरी जो है, पहले व्यक्ति की दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे S1 T1, और दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे D बराबर S2 T2 होगी। अब देखिए, दोनों ही केसेस में, मतलब पहले व्यक्ति ने जितनी दूरी तय की उतना ही दूरी दूसरा व्यक्ति भी तय कर रहा है। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर दूरी कैसी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दूरी समान है। तो चलिए, अगर दूरी समान है, दिख रहा है यहाँ पर क्लियर कि दूरी दोनों केसेस में समान है क्योंकि एक ही दूरी तय की जा रही है। तो यहाँ पर अगर LHS बराबर है तो यहाँ RHS भी बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे S1 T1 बराबर S2 T2। ये कॉन्सेप्ट निकाल लिया हमने कि जब दूरी समान हो तो क्या रेशियो बनता है। तो यहाँ से देखिए, आपका S1 अपॉन में क्या आ जाएगा, S2। ठीक है, ये इसके अपॉन में ला दिए, तो T1 कहाँ पहुँचेगा, T2 के अपॉन में। तो आप कहेंगे T2 अपॉन T1। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला कि अगर दूरी समान है तो चली गई चालों के अनुपात का प्रतिलोम समय का अनुपात होता है, क्योंकि इसका समय नीचे चला गया, इसका समय ऊपर आ गया, यानी कि समय का प्रतिलोम हो गया, उल्टा हो गया। तो आप कहेंगे कि यदि दूरी समान है तो जो चालों का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का प्रतिलोम होता है, और जो समय का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का प्रतिलोम होता है। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करें इस क्वेश्चन में, तो आप देखिए, पहले व्यक्ति की चाल कितनी दी है, तो हम मान सकते हैं कि S1 की वैल्यू आपके पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑलरेडी हमें पता है। S2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। S2 की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको पता है कि S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1 होता है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो S1 की वैल्यू आप कहेंगे कितनी, 4 है, और S2 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो आप कहेंगे कि जो दूसरा व्यक्ति है उसका समय T2 था ना,
तो दूसरे व्यक्ति को यदि 4 यूनिट का समय लगता है तो पहले व्यक्ति को कितना 5 यूनिट का समय लगता है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दूसरा पहले से आधा घंटा जल्दी पहुँच जाता है। तो दूसरा वाला देखिए 4 यूनिट में पहुँचता है, ये 5 यूनिट में। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर आधे घंटे के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे आधे घंटे के बराबर, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, 1 यूनिट का। तो अगर हम दूसरे व्यक्ति के माध्यम से क्या निकालना है, उसका समय निकालना है, पहले से मत निकालना। पहले को कितना समय लगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2.5 घंटा आएगी। लेकिन अगर आप 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ईजी रहेगा, ठीक है, बटे में नहीं आ रहा है, यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति को कितना समय लगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई आपने जैसे किया तो यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 2 घंटे के बराबर। यानी कि दूसरे व्यक्ति को वो दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 2 घंटे का। अच्छा, दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, तो आपको पता है दूसरे व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है चाल, बाई मिस्टेक यहाँ पर किलोमीटर लिख दिया बेटा, ध्यान रखना है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब बताइए दूरी क्या होगी, तो आप जानते हैं कि दूरी डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो दूसरे व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, तो स्पीड तो आपको पता है कितनी है उसकी 5, और समय उसको कितना लगा 2 घंटे का। दूसरे व्यक्ति की स्पीड कितनी दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, और उसको समय कितना लग रहा है 2 घंटे का, क्योंकि 4 यूनिट का समय दूसरे व्यक्ति का था। तो दूरी कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। यानी कि दूसरा व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब इस केस में आपको पता है कि पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति दोनों ने समान दूरी तय की थी। तो पहला भी कितनी दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर। आप कहेंगे सर यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है समान, तो यहाँ समझिए कि 2 पुरुष एक निश्चित दूरी पर चल रहे हैं, मतलब समान दूरी ही तय कर रहे हैं दोनों, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन ए 10 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा हमने आपको बोला जैसा कि आप ऑप्शन की सहायता से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जैसे आपको 10 दिया, पहले व्यक्ति की चाल कितनी है 4, तो आप जानते हैं कि दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये समय के बराबर होता है। तो पहले व्यक्ति की चाल आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो इसका हम समय निकालने कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे सर T1 समय आएगा, दूरी 10 है, पहला ऑप्शन लिया हमने, और चाल कितनी है 4 है, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 2.5 घंटे का समय, 5/2, 2.5 घंटे का समय पहले व्यक्ति को लगा पहले ऑप्शन से। हो सकता है कि पहला ऑप्शन कुछ और हो, लेकिन तरीका हमारा ये रहेगा ऑप्शन से। तो नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। T2 यानी कि दूसरे व्यक्ति का समय की बात करें तो दूरी उसने भी कितनी तय की 10 पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और उसकी चाल कितनी है, समय कितना है 5, सॉरी चाल इसकी कितनी है 5, चाल कितनी बेटा उसकी 5, ठीक। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, तो 2 घंटे का समय दूसरे व्यक्ति को लगा। देखिए इसको 2.5 लग रहा था, इसको 2, आधे घंटे का अंतर है कि नहीं। और क्वेश्चन में यही बोला गया है कि दूसरा पहले से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, उसको आधा घंटा कम समय लगता है। तो ठीक है, ये ऑप्शन आपको सेटिस्फाई हो गया। अगर ये 10 की जगह पहले 12 होता तो इसी तरीके से हम सेटिस्फाई करते कि दोनों का समय निकालते और उनका अंतर देखते। दोनों का समय निकालने के बाद हम क्या करते, उनका अंतर देखते, जहां अंतर आपको आधे घंटे का मिलता वो आपका आंसर हो जाता। क्लियर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 40 पुरुष प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य करने पर एक कार को 21 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। उसी कार को 7 दिनों में पूर्ण करने के लिए 120 पुरुषों को प्रत्येक दिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है पुरुषों की संख्या की, M1 कितने दिन में काम कर रहे हैं D1, प्रत्येक दिन में कितना काम करते हैं H1। तो आप जानते हैं M1 D1 H1 अपॉन W1, ठीक है, बराबर में होता है M2 D2 और H2। मतलब एक दिन में कितने घंटे काम किया गया वो आपका H को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अपॉन में W2। तो इसको हम MDH फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें आज ऐसा दिन है जहां MDH मसालों के जो बादशाह थे उनका निधन हो गया। गुलाटी जी जिनका सरनेम था, ठीक है ना, उनका निधन हो गया। तो आपको बता दें
ये इस फॉर्मूले को हम MDH के नाम से ही जानते हैं, MDH। क्लियर होगी बात। तो इस MDH फॉर्मूले में आप देखिए क्या क्या बातें हैं, तो पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। यहाँ M का मतलब है व्यक्तियों की संख्या। अब वो व्यक्ति आपके आदमी हो सकते हैं, ठीक है, महिलाएं हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पर D क्या है, तो D यहाँ पर दिन है। D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिन को। अगर हम बोले H क्या है, तो यहाँ पर घंटे हैं, मतलब एक दिन में कितने घंटे कार्य किया जाता है। अगर हम बोले कि यहाँ पर W क्या है, तो W यहाँ पर कार्य है, यानी कि वर्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर कि किस चीज़ को हम क्या कहेंगे। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर M क्या है, तो आप कहेंगे व्यक्तियों की संख्या। D क्या है, दिन। और अगर हम बात करें H क्या है, तो एक दिन में कितने घंटे काम किया जा रहा है। और इसके अलावा W क्या है, तो वर्क है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है और क्या पूछा गया है। बोले 40 रोज प्रत्येक 8 घंटे, प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य करने पर एक कार्य को 21 दिनों में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है M1 की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 40 पुरुष हैं, प्रत्येक दिन कितने घंटे काम करते हैं, तो H1 की वैल्यू कितनी 8 घंटे है, और कितने दिनों में कर लेते हैं, तो D1 की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 21 दिन में कर लेते हैं। अब W1 की वैल्यू नहीं दी है तो हम वहाँ पर जीरो, मतलब जीरो नहीं, कुछ भी नहीं रखेंगे वैल्यू उसकी जगह पे, जीरो नहीं रखना है तो आप कहेंगे गुणा के बटे में जीरो। ठीक है ना, एक कार्य कर लेते हैं तो वहाँ एक आ जाएगा W1 की जगह पे, पूरा एक कार्य कर लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब बात करें उसी कार्य को 7 दिनों में पूर्ण करने के लिए 120 पुरुषों को प्रत्येक दिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो देखिए अगर हम बात करें M2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 120। H2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर फाइंड करनी है। और D2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 7 दिन। चलिए अब ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए M1 की जगह पे आप 40 रख दीजिए, H1 की जगह पे आप 8 रख दीजिए, D1 की जगह पे आप 21 रख दीजिए, W1 आपका 1 पूरा एक वर्क है। यहाँ पर बात करें M2 की वैल्यू 120 है, H2 की वैल्यू आपको निकालनी है, और D2 की वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक, चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। किस नंबर से ही कैंसिल आउट होगा, तो आप कहेंगे 7 से 3 बार 21 कट जाएगा, 4 थी कितना होगा 12, मतलब 120, तो 120 से 120 कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास H2 की 8, यानी कि प्रत्येक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ रहा है, 8 घंटे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें किस ऑप्शन में दिया है 8 घंटे, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 को आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको हम किस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, तो MDH फॉर्मूला। क्या, MDH फॉर्मूला, ये MDH फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये बात हो गई हमारे MDH फॉर्मूले की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 पर आपसे क्या पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 4/5वें भाग की गति पर चलते हुए 1/1/2 घंटे देरी से पहुंचता है, यानी कि 1/1/2 घंटे देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय निम्न होगा। तो उसका सामान्य समय आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। तो क्वेश्चन को समझने की देर है, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये बोले एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 4/5वें भाग की गति से चलते हुए 1/1/2 मतलब 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। अब आप एक चीज़ बताइए बेटा कि सामान्य गति से चल रहा था तो उसकी कितने 4/5वें गति से चल रहा है, तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सामान्य गति के 4/5 से। तो पहली चीज़ तो आपके दिमाग में ये आ गई होगी कि हमने आपको बताया कि जिस चीज़ से कंपैरिजन करते हैं और आपके पास क्या आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न के रूप में वो हो कंपैरिजन में,
तो जो हर होता है वो हमेशा जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी वैल्यू होती है। यहाँ कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 4/5 से, तो हम कहेंगे 5 क्या होगा, यहाँ पर सामान्य गति होगी उस व्यक्ति की। तो अब नई गति कितनी है उसकी, 4 है। अब एक चीज़ और भी अंडरस्टूड है आपको कि मतलब पहले जितनी दूरी तय कर रहा था अभी भी उतनी ही दूरी तय कर रहा है, पहले जितनी दूरी तय कर रहा था अभी भी उतनी ही दूरी तय कर रहा है। तभी तो क्या हो रहा है कि वही समान दूरी है दोनों केसेस में। अब उसने चालें जब बदल दी तो समय में अंतर आ गया, ठीक है। तो अब आपको इतना समझना है कि बिंदु ए से व्यक्ति बिंदु बी तक जा रहा था और जो दूरी है दोनों ही केसेस में समान है। पहली बार वो किस चाल से जाता है, तो उसकी सामान्य चाल की अगर हम बात करें कि व्यक्ति की सामान्य चाल कितनी है, तो आप कहेंगे सर व्यक्ति की जो सामान्य चाल है वो 5 यूनिट के बराबर है। कितनी है, 5 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 4/5वें भाग की गति पर चलते हुए, यानी कि तुलना किससे कर रहे हैं, सामान्य गति से। तो आपका फ्रैक्शन क्या दिया है, 4/5 दिया है। तो 4/5 में जिससे तुलना करते हैं वो आपकी डिनोमिनेटर होता है हमेशा। तो यहाँ सामान्य गति कितनी हो गई, तो अगर हम सामान्य गति की बात करें तो आप कहेंगे सर सामान्य गति यहाँ पर 5 यूनिट हो गई। तो उसकी नई गति यानी कि नई चाल कितनी है, तो उसकी नई गति कितनी है, अब वो किस गति से जा रहा है, 4 से। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि नई गति क्या है सेकंड केस में, तो आप कहेंगे सर नई गति कितनी है, या नई चाल कितनी है, चाल या गति बात एक ही होती है, तो कितनी है, तो आप कहेंगे 4। तो यदि हमें यहाँ से बात समझ में आ गई कि पुरानी चाल और नई चाल का अनुपात क्या है, तो अगर हम सामान्य चाल और नई चाल का अनुपात बनाते हैं तो यहाँ पर 5/4 बनेगा। तो आपको पता है कि अगर दूरी समान तय की जा रही है तो समय का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर आप समय का अनुपात जानते हैं, इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर समय का अनुपात हो जाएगा 4/5, यानी कि जब वो सामान्य चाल से जाता है तो कितना समय लेता है, तो आप कहेंगे 5, और जब वो नई चाल से जाता है तो कितना समय लेता है, सामान्य से जाता है तो 4 समय लेता है, और नई से जाता है तो 5 समय लेता है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि जब वो सामान्य गति के 4/5 से जा रहा है, मतलब नई चाल से जा रहा है, तो समय 1.5 घंटे की देरी से पहुंचता है। तो देखिए पहले समय 4 लग रहा था, अब 5, तो कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 3/2 घंटे के बराबर। 3/2 मतलब 1.5 घंटा। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया भाई, तो ये आपका 3/2 हो गया, ठीक है, ये आपका 3/2 हो गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3/2 के बराबर। अब इन्होंने पूछा क्या है, तो उसका सामान्य समय निम्न होगा। सामान्य समय कितना था भाई, आपको पता है सामान्य चाल 5 है तो उसका समय कितना है, 4 है। नई चाल 4 है तो उसका समय कितना है, 5 है। तो सामान्य चाल जो आपकी है वो 4 है, तो 4 से दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 इंटू 4, 2 से ही कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 6 घंटे। यानी कि सामान्य समय उसका था 6 घंटे। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलता, सामान्य गति से चलता, तो वो पहले 6 घंटे का समय लेता था, अब उसको 1.5 घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब अब वो 7.5 घंटे में पहुंचता है। उसी दूरी को कितने, 7.5 घंटे में तय करता है। आई होप बात आप तक पहुंच गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए, तो अब हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दूरी जब समान है तो चालों के अनुपात का प्रतिलोम समय का अनुपात होता है। जब दूरी समान है तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना बेटा कि जब दूरी समान है, जब दूरी समान है तब चालों के अनुपात का प्रतिलोम चालों के अनुपात का प्रतिलोम समय का अनुपात होता है। समय का अनुपात होता है, चालों के अनुपात का प्रतिलोम समय का अनुपात होता है तथा इसका लिखना, उसका नहीं, तथा इसका विपरीत भी सत्य है, तथा
इसका तथा इसका विपरीत भी सत्य है। इसका विपरीत भी सत्य का मतलब क्या है? देखिए, जो बात हम इतनी देर से बोल रहे हैं उसको हमने लिखवा दिया आपको, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जब दूरी समान है तब चालों के अनुपात का प्रतिलोम समय का अनुपात होता है। मतलब अगर आपके पास चालों का अनुपात दिया है, हमने जैसे बोला S1 और S2, तो जो समय का अनुपात होता है वो T2 और T1 होता है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि T1 अपॉन T2 बराबर S2 अपॉन S1 भी होता है। ठीक है, यानी कि समय के अनुपात का प्रतिलोम चालों का अनुपात होगा और चालों के अनुपात का प्रतिलोम समय का अनुपात होगा। आई होप बात आप तक पहुंच गई, क्लियर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 व्यापारियों ने प्रदर्शन कक्ष को 26,200 रुपये के लिए किराए पर लिया। यदि प्रथम व्यापारी 20 विद्युत वस्तुओं को 8 दिनों के लिए रखता है, द्वितीय व्यापारी 25 विद्युत वस्तुओं को 8 दिनों के लिए रखता है, तृतीय व्यापारी 16 विद्युत वस्तुओं को 9 दिनों के लिए रखता है, तो उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितना किराया दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आपको बात समझनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे आप। यहाँ पर बोले हैं कि 3 व्यापारी थे, तो चलिए हम मेंशन कर देते हैं कि पहला व्यापारी, दूसरा व्यापारी और तीसरा व्यापारी, ये 3 व्यापारी हैं। इन्होंने एक प्रदर्शन कक्ष को किराए पर लिया। उसका किराया कितना है? टोटल 26,200। तीनों ने मिलकर लिया और उसका किराया कितना है? 26,200 रुपये का उस प्रदर्शन कक्ष का क्या है? किराया है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर तीनों ने मिलकर लिया तो पहला व्यापारी पूरा किराया दे दे, या दूसरा व्यापारी पूरा किराया दे दे, या तीसरा व्यापारी पूरा किराया देगा, नहीं देगा ना। तो जो व्यापारी जितनी वस्तुएं जितने समय के लिए रख रहा है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनको किराया किस अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो ये कैसे बनता है? जिस व्यापारी ने जितनी वस्तुएं और जितने समय के लिए रखा, तो पहले हम उनका मल्टीप्लाई निकालेंगे, फिर हम रेशियो तैयार करेंगे कि तीनों व्यापारी को किस रेशियो में, किस अनुपात में किराए को बांटना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर सबसे पहले तो आप ऑप्शन के माध्यम से ऐसे चेक कर सकते हैं कि किस ऑप्शन में 26,200 आ रहा है। तो 26,200 की अगर हम बात करें तो देखिए 8, 10, 18 तो 25,200, 8 और 8 16 और 3 24, 24 और ये 25,200 ये भी हो रहा है। चलिए 8 और 9 कितना? 17, 17 8 25, 25,200 ये भी हो रहा है। 9 9 18 7, 25,200। ये चारों ऑप्शन आपके 25,200 के आ रहे हैं। चलिए तो यहाँ 26,200 याद नहीं कि हो सकता है ये गलत हो टोटल किराए की बात। तो चलिए हम पहले रेशियो बना लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि रेशियो किस नंबर से कट रहा है। जिस नंबर से रेशियो का जो टोटल आएगा ना, फिर हम देख लेंगे कि ये 26,200 कट रहा है कि नहीं, उससे डिपेंड करता है। तो ये मिसप्रिंट का केस हो सकता है, समझ लेंगे उसको। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे है। प्रथम व्यापारी ने कितनी वस्तुएं रखी, तो अगर हम वस्तुओं की संख्या की बात करें कि वस्तुएं किसने कितनी रखी, तो यहाँ पर वस्तुएं लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम दिनों की बात कर रहे हैं कि किसने कितने दिन के लिए रखी। देखिए किसी चीज़ को अगर आप किराए पर ले रहे हैं तो आप उसमें से कितनी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अगर आपने किराए पर लिया, एक व्यापारी केवल कितनी 20 वस्तुएं रख रहा है 8 दिन के लिए, तो वो एक वस्तु के हिसाब से किराया देगा और 8 एक दिन का किराया देगा। मान के चलिए आपने कोई कमरा लिया और वहाँ एक वस्तु रखने का 1 रुपये लगता है और आप 3 दिन तक रखते हैं, ठीक है, तो 3 रुपये आपको किराया देना पड़ेगा। 2 वस्तुएं रखेंगे तो 2 वस्तु रखने का 2 रुपये हो जाएगा, 3 दिन का 6 रुपये हो जाएगा। अगर आप 5 वस्तुएं रखते हैं तो 5 रुपये आपका किराया हो जाएगा और 3 दिन का 15 रुपये हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि ये किराया किस हिसाब से देना पड़ेगा इनको। तो जिस व्यापारी ने जितनी वस्तुएं रखी हैं और कितने कितने दिन के लिए रखी है, तो सबसे पहले हम उनकी वस्तुओं और उनके दिनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? तो अगर हम दिन की बात करें तो पहले व्यापारी ने कितनी वस्तुएं रखी, तो आप कहेंगे 20, कितने दिन के लिए, तो आप कहेंगे 8 दिन के लिए। दूसरे व्यापारी ने कितनी वस्तुएं रखी, तो आप कहेंगे 25, और उसने भी कितने दिन के लिए रखी, तो आप कहेंगे 8 दिन के लिए। तीसरे व्यापारी ने कितनी वस्तुएं रखी, तो आप कहेंगे सर 16 वस्तुएं रखी, कितने दिन के लिए, तो आप कहेंगे 9 दिन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 × 8
25 इंटू 8, मतलब वस्तुओं की संख्या और दिनों की संख्या का गुणनफल करना है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, अनुपात मिलेगा किसका, कि पहले व्यापारी, दूसरे व्यापारी और तीसरे व्यापारी को किस अनुपात में किराया देना है। ठीक है, तो अनुपात कैसे बनाते हैं, पहले तो हम वस्तुओं की संख्या का दिनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब अनुपात बनाने के लिए सबसे पहले देखो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये पूरा जो नंबर है तीनों के तीनों किस संख्या से कट रहे हैं, किस कॉमन संख्या से कट रहे हैं, उसको आप काट लीजिए। ठीक है ना, किस कॉमन संख्या से कट रहे हैं तो उसको आप काट लीजिए। तो ये अनुपात चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर ये अनुपात बन गया तीनों का, तीनों का क्या बन गया, अनुपात बन गया। तो अब देखिए ये 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये 2 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहे हैं, ये 5 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहे हैं। तो ये आपका 20 अनुपात 25 अनुपात 18 के अनुपात में ये किराए को बांटेंगे। मतलब पहला व्यापारी, अगर हम बात करें कि पहला व्यापारी अगर कितना किराया देता है 20, तो दूसरे को कितना देना पड़ेगा 25, और तीसरे को कितना देना पड़ेगा तो 18। तो टोटल किराए की अगर हम बात करें कि टोटल कितना किराया हुआ, तो 20 और 25 45, 45 में आप जोड़ेंगे कितना 8, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो देखिए आपका कितना हो गया 20 और 25 45, और उसमें आप कितना जोड़ेंगे 8, तो कितना हो गया ये भाई 53, 53 और 10 63। तो मतलब टोटल किराया इन्होंने 63 दिया। तो क्या ये 26,263 से कट रहा है, ये 25,200 आ रहा था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 25,263 से कट रहा है कि नहीं। तो 63 में यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 तिवारों की 2 आँख, 4 6 चौको 24 और 1 25, 25,200 हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि ये इसको 26,200 को आपको क्या करना है 25,200 करना है। ठीक है, आप इसको क्या कर लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। इसको आपको क्या कर लेना है 25,200, यानी कि जो कुल किराया है वो 26 नहीं है, कितना है 25,200 है। इसको कितना कर लीजिए आप 25,200। तो चलिए इसको हमने 25,200 कर लिया। कुल किराया कितना है भाई, कुल किराया जो देना है वो 25,200 है। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि भाई पहला जो व्यक्ति है वो 20 रुपये, दूसरा जो व्यक्ति है वो 25 रुपये, तीसरा जो व्यक्ति है वो 18 रुपये, मतलब टोटल 63 रुपये देंगे। तो हम समझ गए यहाँ से कि 63 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 25,200 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, आपको पता है 63 से ये कितने 4 बार कट रहा है, तो 400 के बराबर। तो पहले व्यक्ति को कितना यूनिट किराया देना पड़ रहा है 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप कर देंगे 20 इंटू 400, तो 4 दूनी 8, तो 8,000 रुपये। दूसरे व्यक्ति को कितना देना पड़ रहा है, देखिए पहले तो आप ऑप्शन चेक करना कि 8,000 वाला कौन सा है, क्योंकि फालतू अननेसेसरी दूसरे का निकालें और तीसरे का निकालें और अपना समय गंवाएं, इससे अच्छा क्या है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है 8,000, तो 8,000 किसी और में नहीं दिया, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं। दूसरे व्यक्ति का कितना है 25 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, तो 25 की कितनी हो जाएगी 25 चौको 100, और ये 2 जीरो लग जाएंगे यानी कि 10,000। तो यहाँ 8,000 आ गया, यहाँ पर 10,000 आ गया, ये 8,000 हो गया और ये कितना हो गया 10,000 हो गया। चलिए तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति ने कितना दिया 10,000। अब तीसरे व्यक्ति की हम बात कर लें तो 18 यूनिट है, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 18 चौक 72, यानी कि 7,200 रुपये। तो देखिए आप पहले ऑप्शन में 8,000, 10,000 और 7200। यहाँ पर आपको एक चीज़ बिल्कुल विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप पहले व्यक्ति का निकाल रहे हैं उसके बाद चेक कर लें कि 8,000 किस किस ऑप्शन में दिया है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन में होते तो फिर आपको बाकी 2 निकालने की ज़रूरत थी, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में आपको 8,000 दिया है तो अननेसेसरी फिर अपना समय खराब करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कर लिया जिसका आंसर ऑप्शन ए आया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।